एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ओके शिवम पे। यह सीरीज का 8वां पार्ट है। इसके पहले हमने 7 पार्ट करा दिए हैं और हर एक सीरीज में लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। यह एक पुराना क्वेश्चन पेपर है MPPB का और इसका प्रमुख उद्देश्य है आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। एक पाठ्य पुस्तक में लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप से चित्रित किया है। यह किसका उदाहरण है? लिंग रूढ़िवादिता, लिंग भेद, लिंग समरूपता, लिंग संवेदनशीलता। तो देखिए इन सबों में जो है लड़कों और लड़कियों में जो विभेद किया जा रहा है तो एक तरह से रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। इसलिए पहले का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखिए, एक निश्चित दूरी के बाद दो समांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? मुलर लेयर इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव यानी परिदृश्य भ्रम, इल्यूजन ऑफ मूवमेंट यानी गति भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम। तो एक रेलवे लाइन है जो कि समांतर कई किलोमीटर तक होती है, तो दूर से लगभग कुछ दूर पर क्या दिखाई दे सकता है? तो इसमें इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव यानी परिदृश्य भ्रम, दूर की वस्तुओं को देखने पे एक तरह से मृग मारीचिका की तरह उसमें भ्रम या संदेह होता है। इस तरह से इसका सेकंड का आंसर सेकंड हो जाएगा। थर्ड देखिए, ऑटिज्म क्या है? देखिए डिसेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। डिसेबिलिटी का लगभग हर एक पेपर में एक क्वेश्चन लगभग आता ही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा देखिए, ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर यानी द्विध्रुवी विकार, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर यानी विपक्षी उदंड विकार, या फिर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर यानी न्यूरो विकास विकार। तो ऑटिज्म जो है एक तरह से एक डिसेबिलिटीज है जिसमें बच्चे समाज में एक दूसरे से मिलने जुलने में असमर्थ रहते हैं, आंख मिलाने में असमर्थता, या फिर किसी एक रूम में बंद रहना, इस तरह से लक्षण पाए जाते हैं। और इसके जो अन्य उदाहरण हैं जैसे कि ये ADHD, तो इसमें तो देखिए सीधे सीधे लिखा है ध्यान अभाव और अतिसक्रियता, यानी कोई बच्चा है तो उसका ध्यान नहीं लगेगा एक जगह पे, और अतिसक्रिय हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा अतिसक्रिय रहेगा, कहीं भी एक जगह बैठ नहीं सकता है। तो इसलिए थर्ड का जो आंसर हो जाएगा फोर देखिए, एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता किस रूप में लगा सकता है? विद्यालय का प्रदर्शन में लगातार असफलता क्या हो सकता है? उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है, यह एक प्रमुख कारण नहीं होगा। अनुशासनात्मक समस्या, ये भी नहीं हो सकती है क्योंकि लगातार असफलता मिल रही है तो अनुशासन ही इसका पूरा जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। अधिगम अशक्तता या फिर विशेष शिक्षा की आवश्यकता। देखिए डिसेबिलिटी हो सकती है, डिसेबिलिटी कई प्रकार की पाई जाती हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, और ये भी रहा इसके पहले, ये ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया। हालांकि ये तो वैसे ही है, लेकिन जो ऊपर के तीन है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये थोड़ा सा अधिगम में दिक्कत करती है, परेशानी करती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा फोर्थ का, अधिगम अशक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए 5 का, अंध स्मरण यानी ब्लाइंड मेमोराइजेशन क्या कहलाता है? सस्वर पाठन, या फिर रटने द्वारा अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, या रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति। तो ब्लाइंड मेमोराइजेशन मतलब एक बच्चा लगातार किसी चीज़ को रट रट के याद कर रहा है, उसको किसी भी चीज़ के मतलब समझने की कोई वो नहीं है, बस उसको रटना है, याद करना है। इस तरह से इसका जो हो जाएगा ब्लाइंड, एक तरह से अंधा तरीके से। तो जो 5 का आंसर होगा सेकेंड। 6 देखिए, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है? प्रेरणा, प्रस्तुति, पुनर्पूंजीकरण, मूल्यांकन, गृह समुदेशन। सारे ऑप्शन सेम है, बस इसमें क्रम से लगाना है कि कौन सा सही क्रम है करेंगे। तो देखिए कोई बच्चा जब शुरुआत में कोई भी लेसन पढ़ाया जाता है तो उसके पहले क्या किया जाता है? प्रेरणा होना चाहिए, प्रस्तुति होना चाहिए, पुनर्पूंजीकरण, मूल्यांकन, या गृह समुदेशन। तो सबसे पहले मोटिवेट होना चाहिए किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले, फिर
उसकी डिटेल में प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ब्रीफ या फिर कुछ दे सकते हैं उसके बारे में, उस लेसन के बारे में। फिर पुनर्पूंजीकरण, मतलब उस लेसन के महत्व को बताया जाए, क्या कितना महत्व है, और उसके इवेलुएट किया जाए। उसके बाद फिर इवेल्युएशन, मूल्यांकन, अगर वो उस चीज़ को लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो उसका एक इवेल्युएशन छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य दिया जा सकता है। इसलिए जो 6 का पहला ही आंसर हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट था। इस तरह के भी क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन देते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर एक पेपर में दिए भी हैं, हमने दिखाया भी है पिछले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा। 7 देखिए, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति क्या थी? बिहेवियरिस्ट जो थे, कौन सी अध्ययन की पद्धति को प्रयुक्त करते थे? सर्वे के द्वारा, या फिर इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा? तो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करते हैं, ऑब्जर्वेशन। इसलिए 7 का जो आंसर हो जाएगा अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। 8 देखिए, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह किसका हिस्सा है? इनहेरिटेंस यानी वंशानुगत, या फिर पेरेंटल इन्वायरमेंट यानी प्रसवपूर्ण पर्यावरण, या फिर सोशल इन्वायरमेंट यानी सामाजिक पर्यावरण, या फिजिकल इन्वायरमेंट भौतिक पर्यावरण? तो देखिए, धर्म, पंथ, संप्रदाय, यह सब एक सामाजिक मान्यताएं हैं, न कि कोई वंशानुगत या फिर पेरेंटल इन्वायरमेंटिंग या फिर फिजिकल इन्वायरमेंटिंग। यह समाज से संबंधित होता है। एक समाज में ही धर्म होता है, हर समाज में अपना अपना धर्म होता है। उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख भी, ईसाई भी, तो यह समाज की एक धारणा है। 8 का जो आंसर हो जाएगा 3rd। व्यक्तित्व परीक्षण किसका होना चाहिए? जेंडर बायस्ड यानी लिंग पक्षपाती, या फिर अधिक से अधिक प्रश्न वाला, विश्वसनीय और वैध, या नवाचारी? तो देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट जो है तो एक विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, न कि लिंग पक्षपाती या फिर नवाचारी। इनोवेटिव भी व्यक्तित्व परीक्षण तो कैसे हो सकता है? अधिक से अधिक प्रश्न वाला भी व्यक्तित्व परीक्षण प्रश्न से नहीं सॉल्व हो सकता है, बल्कि व्यक्तित्व एक तरह से दीर्घकालीन प्रक्रियाएं हैं जो हमारे समय के साथ लगातार होती रहती हैं। 10th देखिए, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। यह है डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ कर लिए जाते हैं, या फिर सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान जो है, तो सबसे पहले विशिष्ट कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, फिर उसके बाद सामान्य कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए 10th का जो आंसर हो जाएगा 3rd। 11 देखिए, डाल्टन योजना में क्या नहीं है? डाल्टन योजना है क्या? एलन पार्कहर्स्ट ने इनको दिया था, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी बच्चा केंद्रित। और इसके समकक्ष ऐसे हैं, जॉन डीवी भी इसी क्षेत्र में काम किए हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, देखिए, स्वयं सीखना, ये चाइल्ड सेंटर में होता है, बच्चे अपने तरीके से सीखते हैं। टाइम टेबल नहीं होता है किसी चीज़ का, इसमें बच्चे अपने स्वतंत्र तरीके से सीखते हैं। चाइल्ड सेंटर में उनको पूरी छूट दी जाती है कि वो अपने तरीके से किस प्रकार सीख सकते हैं। कोऑपरेशन, सहयोग, तो सहयोग भी होता है। स्वतंत्रता भी होती है, वो अपने तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए जो 11th का हो जाएगा टाइम टेबल, मतलब एक इसमें तो एक तरीके से कह सकते हैं टीचर बेस्ड हो गया, एक निश्चित टाइम में निश्चित काम करना है, जबकि चाइल्ड सेंटर में होता है स्वतंत्र तरीके से। 11th का जो आंसर हो जाएगा 2nd। 12th देखिए, सही और गलत की समझ होना ये किस विकास का हिस्सा है? सही और गलत की समझ हो जाना ये किस विकास का हिस्सा हो सकता है? सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, या फिर व्यावसायिक? देखिए, ये जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक, यह जो है तो इसमें किसी एक पक्ष को प्राथमिकता दी जाती है।
जबकि नैतिकता में क्या होता है, दोनों पक्ष शामिल हो जाते हैं, क्या गलत है क्या सही है, इसलिए यह सही और गलत दोनों को खोज सकता है। इसलिए 12 का जो आंसर हो जाएगा मोरल, नैतिक, एथिकल। 13 देखिए, मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में दिया जाता है। मास्लो भैया एक रखे ही हैं एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में उन्होंने पूछ रखा है। मास्लो के अनुसार कौन सी आवश्यकताओं में कमी की आवश्यकता के रूप में जाता है। इन्होंने नीड्स ऑफ हायरार्की, आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो है दिया है, और ये 5 स्टेज है इनके। तो उसी स्टेज का ये पूछ रहे हैं कि कौन सा निम्न आवश्यकताओं की कमी का उदाहरण है। तो देखिए इसमें अपनापन, मान्यता, सुरक्षा या आत्मसिद्धि। तो इसमें देखिए अरेंजमेंट के रूप में ही देखना है, सारे ऑप्शन सेम ही है लगभग लगभग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शारीरिक सुरक्षा, अपनापन, मान्यता। यह एक फर्स्ट स्टेज में है, तो शुरुआत में ही है नीड्स ऑफ हायरार्की के, मास्लो के सिद्धांत के। 13 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड। 14 देखिए, एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति डॉट डॉट विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। तो एरिक एरिक्सन जो है तो एक मानव के विकास के विकासात्मक चरणों के लिए 8 चरण को प्रतिपादित किया है इन्होंने, और इनके 8 चरण विभिन्न स्टेजों में प्रस्तावित हैं। अगर आपको ना पता हो गूगल में डाल के देखिएगा एरिक एरिक्सन डेवलपमेंट थ्योरी। इसलिए 14 का जो आंसर हो जाएगा 8। 15 देखिए, लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है। लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ कार्य करने वाले शिक्षार्थी, पहला, वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम में संलग्न होते हैं। ये नहीं होगा, दूसरों से बेहतर नहीं, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया जा सकता है। वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर लग रहा है। वे स्मार्ट और समझदार दिखना चाहते हैं। ये भी प्रदर्शन या फिर कार्य करने शिक्षार्थियों के लिए आंसर सही नहीं होगा। वे दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करते हैं, तुलना करना गलत है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा, वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये देखते ही बनता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 देखिए, एक बच्चा ऊनो खेलने, कोई खेल है ऊनो, जिसको खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है। असमर्थ क्यों है? क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो हम ऑप्शन देखिए, स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी सहज पुनः प्राप्ति, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी पृष्ठोन्मुखी अवरोध यानी पुराना मतलब पिछला, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी अग्रोन्मुखी अवरोध, या फिर डिलेड इफेक्ट यानी विलंबित प्रभाव। देखिए एक बच्चा जो है तो पहले से ही सीखी हुई चीज़ को प्ले करता है, जबकि नया सीखने में असमर्थता दिखाता है, यानी वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी अग्रोन्मुखी अवरोध है, उसमें आगे बढ़ने की, नया चीज़ों को डेवलप करने की या परिवर्तन लाने की उसमें वो नहीं है, प्रभाव नहीं है, प्रभावशीलता। इसलिए इसका जो प्रमुख आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी अवरोध है, मतलब उसको आगे चीज़ें नहीं बल्कि जो सीखा हुआ उसी से वो काम चलाना चाहेगा। 17 देखिए, एक बच्चा कहता है उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है, एक निश्चित हाइट है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। उसके चाचा छोटे हैं और वह 5 फीट है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने की इस दृष्टिकोण को, अब आपको बताना है कि ऊंचाई की यह व्याख्या करना बच्चे को किस प्रकार के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। यह किनकी थ्योरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, काफ़ी फेमस हैं, आपके हमेशा हर पेपर में इनका भी थ्योरी आता रहता है, तो इन्हीं से संबंधित एक ही है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये एक चरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। 18 देखिए, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। जन्म से पूर्व होने वाले विकास होना चाहिए और नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए कैफीन, व्यायाम, शराब, विकिरण। तो देखिए इनमें 3 जो है, कैफीन जो है तो ये भी हानिकारक होता है अधिक मात्रा में, या फिर कोई थोड़ा भी मात्रा में हानिकारक ही होता है। अल्कोहल तो जानती ही हैं,
रेडिएशन भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, लेकिन व्यायाम जो है तो वो किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं होता है, बल्कि उसका हमेशा लाभ ही होता है। 18 का जो हो जाएगा आंसर सेकेंड। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। प्री लिंग्विस्टिक स्पीच यानी लैंग्वेज से पहले वाली स्टेज। तो कुकिंग यानी किलकना, बैबलिंग यानी बड़बड़ाना, टेलीग्राफिक स्पीच या फिर क्राइंग। तो जब बच्चा भाषा बोलने में सक्षम नहीं होता, उसके पहले वो कुकिंग भी करता है, बड़बड़ाना है, किलकिलाता भी है, क्राइंग रोना भी रहता है। लेकिन टेलीग्राफिक भाषण तब होता है जब एक परिपक्व भाषा सीख जाए, उसके बाद की स्टेज है। इसलिए 19 का जो आंसर हो जाएगा नहीं में, तो थर्ड हो जाएगा। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है? उत्कृष्ट मोटर कौशल का कौन उदाहरण हो सकता है? फाइन मोटर स्किल। क्लाइंबिंग चढ़ना, चढ़ने में भी किसी व्यक्ति को एक अपने मसल से काम करना पड़ता है। लेकिन और भी देखिए, कुलाचे मारना, इसमें भी हाथ पैर का उपयोग करता है। रनिंग इसमें भी उपयोग करेगा। लिखना इसमें भी करेगा। तो किस में सबसे बेस्ट इसका आंसर? हाँ होगा तो सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए, इसमें फाइन मोटर कौशल का पूछ रहा है, तो इसका जो है राइटिंग, लिखना। लिखने में क्या होता है, छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों को भी कर सकता है। हाथ की छोटी छोटी उंगलियों को उपयोग किया जाता है लिखने में, और उसको कई बार मोड़ा या फिर कुछ किया जाता है। इसलिए जो 20 का आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। 21 देखिए, स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है। स्मृति का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पिछले अनुभव, पुराने अनुभवों को संग्रहित करता है? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। प्रोसीड्यूरल मेमोरी, प्रक्रियात्मक स्मृति, या फिर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी गैर घोषणात्मक स्मृति, सिमेंटिक स्मृति, अर्थ स्मृति, या फिर प्रासंगिक स्मृति। देखिए, मेमोरी के टाइप ऑफ मेमोरी है, यानी बुद्धि के प्रकार हैं, स्मृति के प्रकार हैं। तो इसमें जो है इसका जो हो जाएगा प्रासंगिक स्मृति, पिछले अनुभवों को संग्रहित करना, प्रसंग रखता है। प्रसंग के माध्यम से आपको याद भी आ जाता है कि हाँ ये वाली घटना इस प्रसंग में हुई थी। इसलिए 21 का जो आंसर हो जाएगा फोर्थ होगा। 22 देखिए, ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती है? तो ऐसी कौन से मेथड है जो कि समाधान के साथ त्रुटियां भी लिए होती हैं? तो देखिए ऑप्शन, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, सिलोजिज्म यानी युक्तिवाद, यानी एल्गोरिदम यानी फिर इसका भी एक मेथड होता है जो कि आजकल टेक्नोलॉजी में भी यूज किया जाता है, ह्यूरिस्टिक यानी स्वानुभाविक। तो देखिए इस ह्यूरिस्टिक मेथड में है मतलब सेल्फ से पढ़ना, स्वयं से खोज करना। इसका देखिए स्वतः शोध लिखा भी है, स्वतः से इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो इसमें अब चूंकि स्वतः से किया जाएगा तो उसमें समाधान भी दे सकता है, समाधान तो देगा ही, लेकिन कई बार त्रुटियां भी होती हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का ह्यूरिस्टिक, फोर्थ नंबर। 23 देखिए, अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? व्हाट इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन? पहला, एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम का मार्ग परिभाषित है। या फिर एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। या फिर यह अनुभवों के माध्यम से अधिगम है या निरंतर अभ्यास से अधिगम। तो अनुभवात्मक शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल एजुकेशन जो है एक शैक्षिक दर्शन है जो इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। यही तो अनुभवात्मक सीधे सीधे दिख भी रहा है। 23 का सेकंड। 24 देखिए, अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो अनुमोदक पालन पोषण यानी परमिसिव पेरेंटिंग के द्वारा होता है? पहला, हाई वार्मथ यानी हाई कंट्रोल, उच्च उत्साह, उच्च नियंत्रण। उत्साह तो काफ़ी होता है लेकिन नियंत्रण कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि माता पिता बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार लालन पालन करते हैं, लेकिन इसके कारण उनमें कंट्रोलिंग पावर जो होता है तो वो नहीं होता, वो बढ़ पाता है। उत्साह तो काफ़ी रहेगा लेकिन नियंत्रण घटता जाएगा धीरे धीरे। तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए कौन सा वाला होगा, उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण। हाँ ये वाला हो जाएगा, निम्न उत्साह उच्च नियंत्रण,
उत्साह निम्न नहीं होगा, निम्न उत्साह हमेशा उच्च ही रहेगा, इसलिए जो आंसर रहेगा 24 का सेकेंड रहेगा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है। विकास चरणों से जुड़े सिद्धांत को किसने प्रस्तुत नहीं किया है। फ्रायड ये दिए थे, साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी इनकी। बंडूरा इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने एक बोबोडाल जैसा परीक्षण दिया था, एक सामाजिक विकास सिद्धांत दिया, सामाजिकता का कोई सिद्धांत इन्होंने दिया है। जबकि जीन पियाजे तो दिए ही हैं 4 स्टेप, अभी उसके ऊपर वाला थे, आपको बोला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये एरिक एरिक्सन इन्होंने भी दिया है, इनका साइको सोशल थ्योरी है। 26 देखिए, भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है। भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न संख्यात्मक पद्धति के प्रति संवेदनशीलता, लय ताल बनाने की क्षमता, संगीत की अभिव्यक्तियों के रूपों में की सराहना, या फिर ध्वनि, लय, ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता। तो भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न होने वाले व्यक्ति में ये तो होंगी, संख्यात्मक भी हो सकता है, लय ताल तो होगा ही, संगीत के अभिव्यक्तियों के रूपों की सराहना ये भी होगा, ध्वनि, लय और ताल ये भी होगा। लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त कौन होगा जिसमें सारे समाहित हैं, सारे ऑप्शन। तो इसको देखिए, इसमें ध्वनि, लय, ताल, शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता, इस विकल्प में सारे आंसर समाहित हैं, ये तीनों। इसलिए जो 26 का आंसर हो जाएगा फोर्थ होगा। 27 देखिए, शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज्य प्रमाण पत्र, स्टेट सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है किसी टीचर्स को। ऑप्शन देखिए, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें पेशे से बाहर करने के लिए, इसके लिए थोड़ी प्रमाण पत्र दिया जाए, प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं होने वाले को पेशे से बाहर करने के लिए, ये भी नहीं होगा। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए, गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक अलग पैनल या फिर बॉडी बनाया जा सकता है। प्रमाण पत्र देने की क्या जरूरत होगी। पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही आंसर है 27 का फोर्थ। 28 देखिए, निम्नलिखित में परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है। अंतर्निहित यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द अंडरलाइंग पर्सनालिटी। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी विषय आत्मबोधन परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट शब्द संधि परीक्षण, या फिर स्टोरी टेलिंग टेस्ट कथा वाचन परीक्षण। या तो जो इसका आंसर हो जाएगा 28 का थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, विषय आत्मबोधन परीक्षण। एक टेस्ट हमेशा ही पूछ रहा है इस तरह से, किसी में आइसिंग का टेस्ट पूछा है, तो किसी में ये पूछा है थीमेटिक या इंक ब्लास्ट टेस्ट। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से लगभग पूछ रहा है, हर पेपर पूछा है। 7 पार्ट मैंने कराया है अभी तक और उसमें मिला है। इसमें भी देखिए विषय आत्मबोधन परीक्षण ये पूछ रखा है। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। मोटिवेशन, पहला प्रणोद, आवश्यकता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोदहास। तो देखिए मोटिवेशन का सीक्वेंस पूछ रहा है, ऑप्शन सारे सेम हैं, बस इसका एक सीक्वेंस आपको बताना है कि बेस्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आवश्यकता, प्रणोद, हास, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, फिर प्रणोद। देखिए किसी भी चीज़ का जो प्रेरणा है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो होती है, तो क्यों होती है, उसका क्या है, शुरुआत कैसे होता है। तो सबसे पहले उसकी नीड्स होनी चाहिए, यानी आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद प्रणोद होगा, यानी उस क्षेत्र में ड्राइव करना, ड्राइव मतलब उस अप्रोच करना कि हमें ये आवश्यकता है, तो उसके प्रति क्या, उसकी क्या क्या कहाँ से मिल सकती हैं। जैसे कि हमको टीचर ही बनना है, तो उसके लिए हमको उसकी बुक्स को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगी, कैसी है, कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद हो जाएगा गोल, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। फिर उस पर जब बुक खरीदने के बाद उसकी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और फिर लक्ष्य उपलब्धि, फिर एक दिन पेपर होगा और उसके बाद सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर प्रणोद मतलब कि अचीवमेंट होने के बाद फिर से वही रिलैक्सेशन आ जाएगा पहले जैसा। 29 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड। 30 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन एक विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? प्रासंगिकता का वर्णन विषय के संबंध में अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है, यानी द प्रिसेप्शन द समथिंग इज वर्थ नोइंग। ए रियल लाइफ सिचुएशन, एक वास्तविक जीवन की स्थिति। ए स्टोरी रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी विषय संबंधित एक कहानी। सेम फॉर ऑल लर्नर्स इन एनी कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी भी संदर्भ में सभी शिक्षार्थियों के लिए समान। तो देखिए विषय संबंधित प्रासंगिकता जो है, तो द प्रिसेप्शन द समथिंग दैट समथिंग इज वर्थ नोइंग, अभिज्ञता से कुछ जानने योग्य है। 13 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से यह सीरीज ख़त्म होती है। और अगर ये आपको पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि अगर जो तैयारी कर चुके हैं उनको एक बहुत ही सही तरीके से क्वेश्चन देखने से, पिछले सालों क्वेश्चन देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि अभी हमारी तैयारी में कहाँ पे कमी है और उसको किस तरह से किया जाना चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।